बच्चों, आज हम क्लास 11th का सबसे अच्छा एक चैप्टर जो स्कोरिंग होता है वो लेकर आए हैं आपके पास। आज के चैप्टर का नाम है स्पेशल पर्पस बुक, सब्सिडरी बुक, और हिंदी में से कहते हैं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाने वाली। भैया बेटा, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आपको बहुत सारे मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। तो तैयारी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि नंबर तो लेने हैं हमें। लेकिन यार बिना कंसेप्ट के नहीं कि बस बोल दिया चैप्टर आसान है तो उठाए भक्क से पहला क्वेश्चन ले लिया, बनाना स्टार्ट कर दिया। बिना कंसेप्ट को क्लियर किए नहीं आगे बढ़ना भाई। तो चलिए आज बात करते हैं क्यों काई को सब्सिडरी बुक होता क्या है। मैं तो क्लास 11th में पहली बार आया हूं, ये अल्फाज ये शब्द सुनता हूं तो सर वैसे ही पैनिक हो जाता हूं, डर जाता हूं। नहीं बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो अकाउंटिंग जो है वो रियल बेस्ड होती है, ऐसा कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है। जैसे अपन मैथमेटिक्स में कुछ करते हैं तो कई बार समझ नहीं आता क्यों बना रहे हैं, मेरे को तो बहुत सारी चीजें परेशान करती थी। पर अकाउंटेंसी रियल होती है। क्या रियल है सर? देखो बेटा, किसी गांव में एक दुकानदार था। इस दुकानदार का नाम रख लेते हैं हम रामू। रामू की दुकान में लबालब भीड़ पड़ी हुई है। देखो भीड़ है भाई, कस्टमर आगा पीछा सब जगह खड़ा है, यहां भी कस्टमर खड़ा है। रामू बड़ा बिजी है, बहुत बिजी है रामू। दिन भर काम करता है, परेशान है। कभी इसको माल बेच रहा है, कभी इससे माल खरीद रहा है, कभी इधर कुछ हो रहा है, कभी इधर कुछ हो रहा है। सामने वाला भैया कल पैसा दे दूंगा, याद से दे देना। परेशान हो गया रामू। लेकिन रामू ने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए जब इतना परेशान हो गया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन में रामू को दिक्कत आने लगी। अब रामू बड़ा व्यापारी है। रामू बड़ा व्यापारी, ये शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, रामू एक बड़ा व्यापारी है। छोटा व्यापारी होता, दो चार ग्राहक होते तो आसानी से अकाउंट मेंटेन हो जाता था। रामू एकदम चिड़चिड़ा हो गया। भाई मेरे पास इतनी भीड़ आ रही है, कई लोग उधारी लेके जा रहे हैं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। वो देखो वो माल ले जा रहा है। भैया एक तुम्हारा नाम क्या है? अरे रामू परेशान। रामू के दुकान में एक अकाउंटेंट भैया काम करते थे। अब ये रामू भैया अपने उस अकाउंटेंट के पास आए, बोले क्या बात है अकाउंटेंट? बोले बहुत दिन से देख रहा हूं इतनी लबालब भीड़ है, खूब सारी भीड़ है? तो भीड़ है तो मुनाफा कहां है हमारा? और तुम यार हिसाब किताब ठीक से नहीं करते हो। तो मुनीम बोलता है, सेठ जी आप मुझे दे दियो एक बही जिसका नाम है जनरल, हिंदी में उसे कहते हैं जनरल पंजी प्रविष्टियां। बोलते सर जी आपने मेरे को एक बही खाता दे दिया है, और बही खाता बनाया जाता है, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन होता, मैं अकेला आदमी बुजुर्ग आदमी है, इतना भीड़ है आप नहीं संभाल पा रहे हो और मेरे को खाता संभालना है। आप सोचो मैं एक का नाम लिखता हूं तब तक आप चिल्ला के बोलते मोहन, फिर मैं उसकी एंट्री करता हूं तो फिर बोलते हो सोहन, मैं उसकी एंट्री करता हूं। अरे कोई माल खरीद रहा है, किसी को आप मेल माल बेच रहे हो, कोई माल लौटा रहा है, आप किसी को माल लौटा रहे हो, आप किसी को सैलरी दे रहे हो। सेठ जी देखो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, मैं नौकरी छोड़ के चल दूंगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को मैं अकेले मेंटेन नहीं कर पाता हूं। क्योंकि अभी भी आपसे बात कर रहा हूं तो 500 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, वो मैं भूल गया, फिर आप मेरे को गाली दोगे, बोलोगे क्या भाई है मैं अकाउंटेंट, तुम मेरा काम ठीक से नहीं करते हो। सर जी एक काम करो, मेरे को नौकरी से निकाल दो। इसके मन में क्वेश्चन आया, यार ये सही कह रहा है। जब मैं दुकान में इतना ज्यादा बिजी हूं और मैं बड़ा व्यापारी हूं, छोटे व्यापारी तो जनरल में सारी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक या दो या पांच या 10, दिन भर में 25। तो छोटे व्यापारियों के लिए केवल जनरल बना लेने से सारी पॉसिबिलिटीज है, वो सब कुछ आराम से मेंटेन कर लेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो परेशान हो गए, वो टेंशन में आ गए, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स को केवल एक बही में लिख पाना बड़ा मुश्किल था। तो सेठ जी यानी ये सेठ जी रामू का सोचे कि भैया एक तो गड़बड़ हो गया और ये गलत भी तो नहीं कह रहा है बेचारा। देखो ना कितना बुजुर्ग आदमी है ये, बेचारा बुजुर्ग आदमी है, आंखों में चश्मा लगा है, सारा का सारा एक ही कॉपी में लिख रहा है। उधर पे ये कुछ खुजा रहा है, देखो कान वान खुजा दे रहा है, ये इधर सब परेशान है, इधर लेडीज खड़ी है, सब दुकानदार लोग खड़े, बेचारा परेशान है, तुम परेशान है। और गलत भी नहीं ये सोच रहे हैं, हाँ यार ये तो सही कह रहा है। इसकी परेशानी का क्या सॉल्यूशन है? तो अगले दिन रामू ने क्या किया, रामू इसको तो रखे मुनीम, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 8 लोगों में डिसाइड कर लिया यार एक काम, अब अगर मैं छोटा व्यापारी हूं तो मैं जनरल बना लूंगा, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यापारी है तो अपने काम का बंटवारा कर देता है। अब रामू ने प्लान किया और इन 8 की नियुक्ति कर दी और बोलता है, ए भाई तुम मेरे यहां नौकरी करोगे, तुम भी मेरे अकाउंटेंट हो, ये 8 के 8 मेरे अकाउंटेंट हैं। सब आपस में बात कर रही है, पागल हो गया यार ये सेठ है,
इतने सारे लोगों को अकाउंटेंट रख रहा है, यहाँ एक की जरूरत है। देखो, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ दिन भर में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख पाता हूं। मैंने एक मुनीम रखा था और मुनीम भी नहीं रख पाता है। तो आप लोगों का काम क्या है? हाँ सेठ जी बताओ। देखो, सबके अलग अलग काम है। तुम्हारा काम है, जितने भी मैं उधार माल खरीदूंगा, तुम सिर्फ उसी की एंट्री करोगे, तुमको बेचने की और बाकी एंट्री नहीं करनी है। तुमको एक परचेस बुक बनानी है, क्रय बही बनानी है। तुम्हारा काम है केवल बिजनेस में जो भी खरीदने का काम होगा, सिर्फ उसकी एंट्री करोगे। तुम्हारा काम है बिजनेस में जो हम सेल करेंगे, उधार माल बेचेंगे, तुम सिर्फ उसकी एंट्री करोगे। तुम्हारा काम है जितना भी बेचा हुआ माल अगर वापस आएगा, विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, सिर्फ उसकी एंट्री करोगे। तुम्हारा काम है परचेस रिटर्न्स की एंट्री करना। तुम्हारा काम है बिल से रिसीवेबल की एंट्री करना। तुम्हारा काम है बिल से पेएबल की एंट्री करना। और तुम्हारा काम है जनरल। इसके अलावा कुछ होगा जो ये सब नहीं करेंगे, वो ये आदमी करेगा, इसके लिए वो जनरल प्रॉपर बनाएगा। सेठ जी, नहीं समझ में आया? देखो, समझना यह है, जब मैं चिल्लाकर कहूंगा मैंने 80,000 का उधार माल खरीदा है, बाकी के साथ एकदम साइलेंट भाई, यही काम करेगा। फिर मैं बोलूंगा देखो मैंने 10,000 का उधार माल बेचा है, तो बाकी के सब साइलेंट, ये एंट्री करेगा। देखो बेचा हुआ माल वापस आया, देखो खरीदा हुआ, सबको काम बांट दिया। बेटा, इससे क्या फायदा होने लगा? बहुत सारे फायदे हो गए। काम जल्दी होने लगा, काम के बंटवारा होने से बहुत सारे फायदे हो गए। मुनीम जो बुजुर्ग आदमी था खुश हो गया, क्योंकि मुनीम खुश हो गया कि सबके काम बढ़ गए। काम ऐसे बटे कि टोटल जो बहियां बनाई गई, 8 प्रकार के जो है बहियां बना दी गई। पहली बही का नाम रखा गया कैश बुक, रोकड़ बही। जितने भी रोकड़ के ट्रांजेक्शन होंगे वो एक आदमी करेगा। दूसरी बही बना दी गई है परचेस बुक, जितने भी उधार खरीदने के ट्रांजेक्शन होगा। सेल्स बुक, उधार बेचने के ट्रांजेक्शन। परचेस रिटर्न्स, परचेस क्रय वापसी। सेल्स रिटर्न्स, विक्रय वापसी। बिल्स पेएबल, प्राप्ति विपत्र, सर वो क्या होता है हम आगे चल के सीखेंगे। और बिल्स पेएबल, देय विपत्र, और लास्ट में जनरल प्रॉपर। इन सब की एंट्री करने के लिए बड़े व्यापारी क्या करते हैं? अपने दुकानों में अलग अलग लोगों की नियुक्ति करते हैं, जिससे उनके काम में ईमानदारी हो और गलतियां कम हो और जल्दी रिजल्ट आ जाए, और किसी एक पे काम का लोड नहीं आता। और कोई एक ही काम लगातार बार बार करता है तो वो काम में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है, उपलब्धियां हासिल कर लेता है, वो स्पेशल पर्सन बन जाता है, फिर उसे अनजाने में कोई गलती नहीं होती। तो बेटा, क्या डेफिनेशन? अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक का क्या मतलब है? हाँ तो है ना, सब्सिडरी बुक का मतलब, सब्सिडरी बुक का मतलब होता है एक स्पेशल बुक। सब्सिडरी बुक सहायक बहियां वे बहियां होती हैं जो एक ही प्रकार के व्यवसायिक लेन देन को, एक ही प्रकार के व्यवसायिक लेन देन को, सर इसका मतलब नहीं समझ में आए, एक ही प्रकार के, जैसे एक का काम है क्रय के खरीदने की एंट्री करनी, तो वो सिर्फ खरीदने, एक ही प्रकार के लिए उसको हमने काम दे दिया। एक को मैंने सेल्स का काम दिया, तो उसका काम है मियां वो सिर्फ सेल्स की एंट्रीज करेगा। इसीलिए यहां वर्ड यूज कर रहा है कि सहायक बहियां। और सर सहायक क्यों? वो देखो, याद करो, वो मुनीम व्यापारी परेशान था, उसको सहायता की जरूरत थी। वो बोल रहा था सर मैं सारा काम अकेले नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को लोगों की जरूरत है, मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा, मैं नौकरी आज के आज छोड़ दूंगा, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। उसकी मदद यानी उसकी सहायता के लिए कुछ नई पुस्तकें व्यापारी ने बना ली, और उन पुस्तकों को हम कह रहे हैं सहायक बहियां। सहायक बहियां वे बहियां होती हैं जिनमें एक ही प्रकार के सिमिलर एक जैसे टाइप के जो बिजनेस होते हैं, ट्रांजैक्शंस को आप सेपरेटली यानी अलग अलग उसमें दर्ज कर देते हो। इससे क्या होता है, क्या हुआ था, वो जो मुनीम था जो जनरल मेंटेन कर रहा था, उसका बर्डन, उसका कार्यभार थोड़ा कम हो जाता है। और क्या फायदा होता है? मेक अकाउंटिंग इजियर, फास्टर एंड मोर सिस्टमेटिक। इससे क्या होता है कि लेखांकन का जो काम है वो अधिक सरल हो जाता है, तेज हो जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। कॉमन सेंस की बात है यार। रामू जब इतनी बड़ी दुकान चला रहा था तो उसको भी तो मन करता होगा ना कितना प्रॉफिट हो गया, वो भी तो चाहता होगा ना कि प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो सीधी सी बात है, सहायक भैया, सब्सिडरी बुक कौन सी भैया होती है? सब्सिडरी बुक वो भैया होती हैं जो जिसमें एक ही प्रकार के खातों के बारे में या एक ही प्रकार के सिमिलर टाइप के बिहेवियर्स को हम लिखते हैं। इससे क्या होता है, जनरल जो हम लेजर जनरल बना रहे थे उसका कार्यभार आसान हो जाता है। और सीधी सी बात है, एक आदमी करेगा तो ज्यादा समय लगेगा, एक आदमी करेगा तो बहुत गलतियां करेगा।
लेकिन अगर वही काम हम कई लोगों में बांट देते हैं तो काम आसान होता है। तो बच्चों ये जरूर से अपनी कॉपी में नोट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, सहायक बहियों से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं, क्या फायदा है। देखो अपन ने तो पूरी स्टोरी में ही फायदे की बात कर ली। पहला क्या फायदा लिखता है, बोलता है समय और श्रम की बचत होती है। कहता है भैया सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, सीधी सी बात है। अगर आपने अपना काम कई लोगों में बांट दिया है तो समय कम लगेगा। एक ही आदमी में सारा काम बांट देते थे, वो परचेस वो सेल्स वो सब परेशान हो जाता था। लेकिन काम के बंटवारे से आसान ये हो गया कि जब काम का बंटवारा हो गया मेरे बच्चों, तो समय और श्रम दोनों कम लगने लगा। सर सेकंड क्या हो गया, कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। हर एक काम को हमने किसी किसी को दे दिया। इससे एक बहुत बड़ा फायदा तो ये भी होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब सबको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा क्या फायदा होता है सर, बेटा जैसे मैं आपको कहता हूं, जैसे कोई बच्चा स्केटिंग करता है और कोई नहीं कर रहा है, तो जो काम बार बार आप करते हो उसमें आप परफेक्ट हो जाते हो। अगर कोई स्टूडेंट सिंगिंग कर रहा है, गाना गा रहा है, रियाज कर रहा है, वो उसमें परफेक्ट हो जाता है। वैसे ही बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को काम बांट दिए। अब उनका काम है वो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स की एंट्री बार बार करते हैं। उनको मालूम है कि मेरे को खरीदने की एंट्री करनी है, उसको मालूम है मेरे को बेचने की एंट्री करनी है, उसको मालूम है मेरे को ना फला फला एंट्री करनी है। इससे होता क्या है, जब वो काम बार बार करते हैं तो उसमें वो स्मार्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है डिवीजन ऑफ वर्क, काम के बंटवारे से ये फायदा होता है। नेक्स्ट लिखा है लेखांकन का कार्य सरल हो जाता है, सिंपल हो जाता है अकाउंटिंग वर्क। सर क्यों सिंपल हो जाता है, ये भी उसी का एक पार्ट हो गया। जब आप बार बार एक ही काम करोगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा तो सीधी सी बात है सिंपल तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्या है, त्रुटियों की संभावना कम होती है, रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर। जितनी भी एरर के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप परफेक्ट हो किसी काम में तो एरर नहीं करोगे। क्लियर, जैसे अगर आप मान लीजिए म्यूजिशियन अच्छे हो तो आप उसमें कोई गलती नहीं करोगे, क्योंकि लगातार रियाज करो। मैं भी गाना गाने बैठ दूंगा तो आप वहां से भग जाओगे, बोलेगा सर क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूं तो मुझसे गलतियां हो जाएंगी। लेकिन वही काम कोई अच्छा गायक करेगा तो उससे गलतियां कम होंगी, डेफिनेटली कम होगी। नेक्स्ट लिखता है लेन देन का वर्गीकरण आसान हो जाता है। मतलब सर फैसिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, जैसे मैं रामू का एक्ट कर रहा हूं। अरे ओ जो तुम खड़े हो जो क्रय बही बनाते हो इधर आओ। अरे वो 6 तारीख को एक आदमी से अपन ने उधार माल लिया था, क्या तो नाम था उसका, हाँ वो संजीव, उससे कितने रुपए का माल लिया था। तो वो उसको मालूम है कि भाई परचेस की जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होगी मेरे को परचेस वाले से पूछनी है। किसी से बेचने के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन लेनी होगी, उसका काम बटा हुआ है तो मैं उससे पूछूंगा, ए इधर तुम इधर आओ। सेल्स रिटर्न से कोई डिस्कशन करना होगा, परचेस रिटर्न से कोई डिस्कशन करना होगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जनरल प्रॉपर्टी। तो बड़े बड़े व्यापारियों को ये सबसे आसान हो जाता है अगर वो काम का बंटवारा करते हैं। हर लेन देन का वर्गीकरण आसान हो जाता है, फैसिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन को कहां लिखना है उसको ये मालूम होता है। एंड लास्ट में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता लगाना इजी हो जाता है, वित्तीय स्थिति का पता लगाना आसान हो जाता है। जब आप इतने सारे अकाउंटेंट हायर करते हो गलतियां नहीं होती है, हर एक चीज आपकी कॉपी में परफेक्टली लिखी होती है मेरे बच्चों, तो सबसे आसान होता है आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखना कि सब्सिडरी बुक किसी भी छोटे व्यापारी के द्वारा नहीं बनाया जाता है। सब्सिडरी बुक जो है वो बड़े व्यापारी जिनका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है वही लोग बनाते हैं। सेकंड, वो अपने अकाउंट्स के सारे हिसाब किताब को कई लोगों में बांट देते हैं। हर आदमी का अलग अलग काम होता है जिससे उनका काम आसान होता है और उनको उनकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। अब बात करते हैं, मुनीम ने चूंकि वो काम 8 लोगों में बांट दिया था, तो पहला काम था, मान लेते हैं वो जो मालिक था ना रामू, वो अपना एक पहला जो मुनीम रखा था उसका नाम अपन रख लेते हैं कपिल। अब रामू कपिल को बुलाइए, कपिल इधर आओ तुम, ए 7 लोग बैठ जाओ। हाँ बैठो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। हाँ कपिल इधर आओ, हाँ सर आ गया हूँ। देखो कपिल, हाँ सर तुमको हमने जिम्मेदारी दे दी है। बच्चों ध्यान रखना, मैं हर एक ट्रांजेक्शन्स को समझाने से पहले हर बुक के बारे में आपसे बहुत सारी बातें इसलिए करूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कपिल देखो इधर आओ, इधर आके बैठो, इधर आओ। हाँ सर, तुम्हें पता है तुम्हारा काम क्या है? हाँ सर पता है। तो देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं, मैं मेरे बिजनेस में होने वाले सारे उधार खरीद की एंट्री कपिल आपको करनी है। इसके अलावा आप अपनी कॉपी में कोई एंट्री नहीं करोगे। मतलब सर, मतलब यह है बेटा, परचेज बुक इज अ स्पेशल बुक, परचेज बुक इज अ स्पेशल बुक, तुम्हारे लिए वो स्पेशल बुक है। यूज टू रिकॉर्ड, तुमको रिकॉर्ड करना है ओनली सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, जो भी हम उधार माल खरीदेंगे उसकी एंट्री करोगे। अगर बेचने की एंट्री तुमने की तो लगाएंगे हम तुमको थप्पड़, तुम्हारा काम बट गया। आज के बाद कपिल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको सिर्फ उधार खरीदने की एंट्री करनी है।
क्रय बही का एक विशेष बही है जिसमें केवल केवल देखो छात्रों, उसको बहुत ध्यान दो, केवल उधार खरीदे गए माल का ही लेखा किया जाता है। यार पानी प्यास लग गया, हम लगातार बोल रहे हैं। तो क्रय बही एक स्पेशल बुक है कपिल, और तुम याद रखना कपिल, सिर्फ उधार खरीदने की। तो वहां से कपिल बोलता है सर अगर वो कोई नगद माल, अबे बोला तेरे को सिर्फ उधार खरीदने की एंट्री करनी है, एक स्पेशल बुक है और इस बुक में केवल उधार खरीदने की ही एंट्री करनी है। हाँ याद रखना, कभी हमने कोई माल खरीदा, हाँ सेठ जी कर दूंगा उधार खरीदने पे, हाँ हाँ सर उधार खरीदने पे करूँ, लेकिन उधार खरीदते समय मान लो हमने पावर हाउस से 10,000 का उधार माल खरीदा, हाँ ना सर समझ गया, उसकी एंट्री कर लूंगा। हाँ लेकिन उस उधार खरीदे गए माल के साथ कई बार वो माल ट्रक में लोड होकर आएगा, हाँ गुरुजी, और कई बार उसको लोडिंग अनलोडिंग में कुछ खर्चे होंगे, हाँ गुरुजी, उसकी भी एंट्री आपको करनी है। अच्छा अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया था, एक्चुअली आप बोल दिए ना सर उधार खरीदने की, तो मेरे को लगा उधार खरीदने, नहीं नहीं नहीं, उधार खरीदने की तो एंट्री तुमको करनी ही है कपिल, लेकिन उधार खरीदे गए माल पर अगर किसी प्रकार का कोई खर्च होता है, कोई भी खर्च होता है, कोई भी एक्सपेंसेस होता है, उसकी भी आपको एंट्री, चाहे वो पैकेजिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ढुलाई यानी कैरेज से रिलेटेड हो, या ओवरलोडिंग से रिलेटेड हो, कोई भी खर्च होगा। सेठ जी तो ऐसा नक्की करने का था ना, पहले मैं गड़बड़ करता हूँ, सेठ जी आप नौकरी नहीं, अब ये हो गया ना क्लियर। हाँ सेठ जी अब मैं समझ गया हूं कि मैं परचेस बुक बनाऊंगा और परचेस बुक में केवल उधार की एंट्री करूंगा, और सेठ जी जितना भी खरीदते समय कोई भी ना खर्च होगा ना तो सिर्फ उसकी एंट्री करूंगा। वेरी गुड कपिल, लेकिन एक बार और मैं तुमको क्लियर कर देता हूं, देख लो क्रय बही यानी जो बना रहे हो उसमें क्या क्या लिखोगे, सुन लो एक बार, आएगा एग्जाम में बेटा, किन बहियों में क्या लेखा किया जाता है। तो तुमको एंट्री करनी है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, मतलब उधार खरीदे गए माल का लेखा करना है कपिल। सेठ जी टेंशन लेने का नहीं सेठ जी, अपन समझ गए, अपन सिर्फ उधार खरीदने की एंट्री करेंगे, और साथ में उन खर्चों की एंट्री करना कपिल जो डायरेक्टली रिलेटेड टू दी परचेस, जो उस परचेस की जो तुम एंट्री कर रहे हो उससे अगर जुड़ा हुआ है, अगर उसके से जुड़ा हुआ कोई खर्च अगर आपका आता है, लाइक पैकिंग, लाइक धुलाई, लाइक आदि कुछ भी अगर कोई खर्च होता है कपिल, पक्का ओवर स्मार्ट तो नहीं बन रहे हो कपिल। सेठ जी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो भी उधार खरीदूंगा उसकी एंट्री करूंगा, वेरी गुड कपिल, और सेठ जी उस खरीदने के समय अगर कोई खर्च हो गया, लाइक धुलाई, लाइक पैकिंग, तो सर जी मैं उसकी भी एंट्री कर लूंगा। बहुत सुंदर कपिल, कमाल के इंसान हो तुम, तो गलती नहीं होना चाहिए, अरे सारा टकाटक मैं कर लूंगा। अच्छा सर और कुछ, हाँ सुन लो कपिल गलती ना हो जाए, केवल नगद खरीद की एंट्री, उधार खरीद की एंट्री करना, याद रखना किन की एंट्री नहीं करनी है। सेठ जी वो तो मेरे को खैर पता चल गया, फिर भी आप बता दीजिए। हाँ तो सुनो कपिल, अगर कैश परचेस होगा, कोई भी गुड्स अगर हमने कैश खरीदा, तो तुम एंट्री नहीं करोगे। सेठ जी नगद खरीदने की एंट्री मैं नहीं करूंगा, मेरे को मालूम, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरे मन में। हाँ कपिल बोलो क्या क्वेश्चन है। सेठ जी अगर मैं नहीं करूंगा एंट्री तो कौन करेगा, वो देखो खड़ा है, वो कैश वही बनाएगा, जितनी भी कैश के ट्रांजेक्शन होगा, ए मदन इधर आओ, ये करेगा, तुमको करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ उधार खरीदने की एंट्री करोगे। अगर क्वेश्चन बनाते समय कभी भी कैश परचेस वर्ड आया तो सब्सिडरी बुक में, परचेस बुक में उसकी एंट्री कभी मत करना। गुड्स परचेस फ्रॉम राम, उधार माल खरीदा है, एंट्री कर लो। गुड्स परचेस फ्रॉम श्याम, उधार माल खरीदा, एंट्री कर लो। लेकिन अगर बोल दिया गुड्स परचेस फ्रॉम राम और कैश, कैश में खरीदा, तुम नहीं करोगे मदन, यस सर मेरे को मालूम है, हाँ तुम नहीं करोगे, तुम सिर्फ उधार खरीदने की एंट्री करोगे, नगद खरीदने की एंट्री नहीं करोगे। दूसरा, कोई भी सामान कंसाइनमेंट पर आएगा, प्रेषण पर माल आएगा, उसकी भी एंट्री मत करना। सर जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, ये कंसाइनमेंट पर माल आएगा मतलब समझा नहीं सेठ जी। देखो कोई भी माल कंसाइनमेंट का मतलब होता है, अगर कंसाइनमेंट का मतलब होता है अगर कोई, बच्चों ध्यान से सुनेंगे कंसाइनमेंट को क्यों एंट्री नहीं होती है। अगर मैं किसी को बुक बेचा, इसको सेल्स कहते हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त था, मेरे पास अकाउंट की एक बुक रखी थी, पुरानी हो गई थी, मैं बेच नहीं पा रहा था, तो मैं परेशान हो गया यार ये बुक बिक नहीं रही है। तो अचानक एक लड़का दिखा जो बुक स्टोर चलाता था, तो मैंने बोला ए इधर, ए लड़के खड़े हो जाओ। हाँ सर। बेटा मेरे पास ये अकाउंट की एक बुक है, बेटा ये मेरे पास अकाउंट की एक बुक है। हाँ सर। क्या तुम इसको अपनी दुकान ले जाओ, बेचने के लिए दे रहा हूं, अगर बिक गया तो बेच करके पैसा दे, हाँ दे दो ना सर, हाँ तो ये ले जाओ, इसको ले जाओ, और अगर हो सके तो बेच बेच के पैसा दे देना, ठीक है ना सेठ जी। तो देखा इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट।
कंसाइनमेंट का मतलब होता है बेचना नहीं, बेचने के लिए किसी को भेजना, इसकी एंट्री नहीं करनी चाहिए परचेस बुक में। इसका मतलब होता है हमने खरीदा नहीं है, हमने किसी से लिया है, बेचने के लिए लिया, हमने अभी डायरेक्टली उसका हमारा ट्रांजेक्शन नहीं होता। भारत के 90% कारोबार कंसाइनमेंट के होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं फैक्ट्री में, और वो फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक बनाने के बाद अपनी एजेंसी बनाती है, फिर उस बने हुए कोल्ड ड्रिंक को वो लोग अपने एजेंसी में भेजते हैं बेचने के लिए, फिर वो एजेंसी वाले दुकानों तक माल पहुंचाकर आपको बेचते हैं। तो कंसाइनमेंट का मतलब बेचना नहीं होता, बेचने के लिए भेजना होता है। तो इसकी भी एंट्री तुम कपिल नहीं करोगे। गुरुजी मैं समझ गया, मैं कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, कैश खरीदने की एंट्री नहीं करूंगा। वेरी गुड कपिल। बोलो दूसरा क्या? कंसाइनमेंट अगर वर्ड आ गया क्वेश्चन में तो उसकी भी एंट्री नहीं करूंगा। वेरी गुड। तीसरी एंट्री नहीं करोगे, गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल। सर जी ये क्या होता है? अगर क्वेश्चन में ये लिखा है अप्रूवल बेसिस पे क्वेश्चन आया, मतलब भेज दो, पसंद आ गया तो रख लूंगा, नहीं पसंद आया तो वापस कर दूंगा। आजकल बहुत लोग अमेजोन में ये सब कुछ करते हैं, फ्लिपकार्ट में, मम्मी मंगा लो, 7 दिन का रिटर्न है। अच्छा, तो आपके यहां सामान आता है, पसंद नहीं आता है तो आप लौटाते हो। वैसे ही व्यापारी भी कई सामान मंगवा लेता है। कोई वहां से एजेंसी वाला बोलेगा सर हमारे पास वो नया रूह अफ़ज़ा आया है, नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं बिकेगा। सर भिजवा देता हूं, देख लो, पसंद आएगा तो रख लेना। ऐसा है क्या? ठीक है, भिजवा दो, देखते हैं, अगर पसंद आएगा तो रख लेंगे। कपिल इसकी एंट्री मत करना, इसको हम परचेस नहीं मानते हैं। तो 3 बातें बताओ। सर कैश परचेस की एंट्री नहीं करूंगा, वेरी गुड। कंसाइनमेंट की एंट्री नहीं करूंगा, नंबर थर्ड। कोई भी एक्सेप्टेशन में आएगा, अप्रूवल बेसिस कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी भी एंट्री मत करना। चौथा, परचेस ऑफ एसिड्स। अब समझ लो कपिल। हाँ सर, जैसे हमारे कपड़े की दुकान है, अगर हमने धोती खरीदा तुम एंट्री कर लो, चादर खरीदा एंट्री कर लो, रुमाल खरीदा एंट्री कर लो, शर्ट खरीदा एंट्री कर लो। मान लो हमारे किराने की दुकान है, चावल खरीदा एंट्री कर लो, गेहूं खरीदा एंट्री कर लो, शक्कर खरीदा एंट्री कर लो, कोई भी राशन का सामान खरीदा एंट्री कर लो। लेकिन अगर हमारे किराने की दुकान में अगर हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, उसकी एंट्री मत करना बेटा, वो माल नहीं होता। सर माल क्या होता है? जैसे अगर मेरे फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर मेरा माल है, उसकी मैं एंट्री करूंगा। यहां लिखा है फर्नीचर, लेकिन बस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे। आपको परचेस बुक बनाते समय केवल माल की एंट्री परचेस बुक में करनी है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मेरे कपड़े की दुकान है, अब मैं कपड़ा खरीदूंगा उसकी एंट्री कर दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर विशाल एक क्लॉथ मर्चेंट हैं, एक कपड़े के व्यापारी हैं, उन्होंने 10 रेडीमेड शर्ट खरीदी, एंट्री कर लो। उन्होंने 5 साड़ी खरीदी, एंट्री कर लो। उन्होंने 50 धोती खरीदी, एंट्री कर लो। लेकिन नीचे लिखा उन्होंने टाइपराइटर खरीदा, एंट्री मत करना, क्योंकि परचेस बुक में केवल गुड्स की ही एंट्री होगी, कोई भी एसेट्स की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर वो एसेट्स का ही दुकानदार है, अगर वो मान लीजिए फर्नीचर का ही दुकानदार है और वो अलमारी खरीदेगा, तो वो उसकी एंट्री करेगा। क्यों करेगा? यहां बहुत कंफ्यूजन है मेरे बच्चों, अगर यहां ऐसे पढ़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं, मेरा गाड़ियों का शोरूम है, तो गाड़ी अब मेरे लिए माल हो गई, वैकल्पिक, तब मैं एंट्री करूंगा। जिस वस्तु का आप व्यापार करोगे उसी की आप एंट्री परचेस बुक में करोगे। तो कपिल तुमको सारी बातें समझ में आ गई, जल्दी से तुम कपिल रिपीट कर दो। तो कपिल सर पहला एंट्री, मैं कौन कौन सी एंट्री करूंगा? अगर आपने कोई क्रेडिट में परचेस किया मैं एंट्री कर दूंगा, और क्रेडिट परचेस से रिलेटेड जो भी खर्च होंगे मैं एंट्री कर दूंगा। वेरी गुड कपिल, बहुत सुंदर। दूसरा, सर अगर कोई भी कैश परचेस होगा उसकी एंट्री मैं नहीं करूंगा। कमाल है कपिल, कमाल है। दूसरा, सर गुड्स ऑन कंसाइनमेंट दिया रहेगा, प्रेषण पर माल दिया रहेगा, उसकी एंट्री मैं नहीं करूंगा। बहुत सुंदर कपिल। तीसरा, सर अप्रूवल बेसिस पे, स्वीकृति पर कोई माल लेने की बात होगी, उसकी भी एंट्री मैं नहीं करूंगा। तुम तो कमाल हो। और सर अगर जिस चीज का हम व्यापार कर रहे हैं अगर वही चीजें होंगी तो मैं एंट्री कर लूंगा, और अगर वो चीजें नहीं खरीद रहे हैं, कुछ और आप खरीदोगे तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। जैसे अपनी तो किराने की दुकान है ना सेठ जी, हाँ, तो चावल गेहूं शक्कर सब एंट्री करूंगा। लेकिन अगर आपने कभी फर्नीचर, कोई कंप्यूटर, कोई फैन, कोई लाइट, कोई एयर कंडीशनर खरीद लिया तो सेठ जी मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि वो गुड्स की परिभाषा में नहीं आता है। यार कपिल, है मुझे मालूम नहीं था तुम इतने टैलेंटेड हो। तो बच्चों आज हमने सीखा परचेस बुक के बारे में। आज की क्लासेस अगर आपको यूजफुल लगती है तो आप प्लीज इसको लाइक करना, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना जिनको जरूरत है इस चैप्टर की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको सच में इस क्लास से जरा सा भी फायदा हुआ है और आप कहते हो सर
कि इसका नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर आओ, जहां पर मैं आपको परचेस बुक बनाना सिखाऊंगा, फिर सेल्स बुक बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके टर्म्स को भी क्लियर करूंगा, फिर परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जनरल प्रॉपर। अगर आप बच्चों, अगर आपको सच में इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना और बिल्कुल लाइक करना, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यार गला बैठ गया बोलते बोलते, ताकि आपको समझ में आ जाए, एक लाइक तो बनता ही है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।